Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss previous questions of July 2018, part 15. In the previous sessions, we have discussed about 70 questions, most of the time, 70 questions we have completed, and today I'm going to start from the question number 71. So the question is, there's a two sets, set one and the set two. In the set one, leaders of modern concepts of education administration, and the set two, specific theory contributed. तो आपको इसमें मैच करना है. So you have to know कि टेलर ने कौन सी थ्योरी दी थी, अल्टन मायो ने कौन सी थ्योरी हमें दी है, लिकर्ट ने कौन सी दी है. तो एक बार थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हम आंसर इजीली कर पाए. तो जो हमारे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर थे, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इंप्रूव की थी इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी. दैट मीन्स कि इनका जो काम था कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट माने जाते थे, ये ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन्होंने ही दी थी क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर काम किया था, और इनकी थ्योरी को क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है. तो जो फ्रेडरिक टेलर है हमारे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी जिसको हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं. और जो हमारे एल्टन मायो थे, ये थे एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल रिसर्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट भी थे. इन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिसर्चर थे और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे, तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट किया, फाउंड किया था. सोशोलॉजिस्ट जॉर्ज एल्टन मायो ने 1930 में. इनका फोकस किस पे था, ये एक्सप्लोर करते थे कि किस तरह का लिंक है एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन में एंड वेलबींग एंड, मतलब कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, जो उनकी वर्क प्लेस है जहां पे वो काम करते हैं वो प्रोडक्टिव है कि नहीं जिस जगह वो काम कर रहे हैं. तो जो इनकी थ्योरी थी वो ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के ऊपर थी. एल्टन मायो की थ्योरी थी ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, एंड हमारी टेलर की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. तो हम दो चीजें पढ़ चुके हैं यहाँ पे. नेक्स्ट आता है हमारा रेनिस लिकर्ट. रेनिस लिकर्ट एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जो लिकर्ट स्केल जिन्होंने निकाला था, डेवलप किया था. लिकर्ट स्केल इन्हीं के नाम पे था. तो रेनिस लिकर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, डेवलपिंग द लिकर्ट स्केल. मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात की थी इन्होंने, और मैनेजमेंट स्टाइल्स डेवलप्ड बाय रेनिस लिकर्ट इन द 1916s. ही आउटलाइंड four systems of management to describe the relationship involvement. क्या मैनेजर्स का रोल होता है, कैसे सबऑर्डिनेट्स का सेटिंग्स होती है इंडस्ट्री में. उन्होंने चार सिस्टम दिए थे मैनेजमेंट के. रिलेशनशिप का इन्वॉल्वमेंट, रिलेशनशिप कैसी है, कैसा उनका इन्वॉल्वमेंट है, कैसा उनका मैनेजर्स का रोल है मैनेजमेंट में, और किस तरह से इंडस्ट्रियल सेटिंग है. फिर आते हमारे ग्रीगर. ग्रीगर भी एक अमेरिकन मैनेजमेंट प्रोफेसर थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का. वाज डेवलप्ड बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट डॉगलस मैकग्रीगर, and it describes two contrasting sets of assumption that managers make about their people. Theory X, वो लोग जो डिसलाइक करते हैं अपने काम को, have little ambition and are unwilling to take responsibility. That means थ्योरी एक्स जो थी वो इस चीज के ऊपर बेस्ड थी कि जो लोग काम को बहुत पसंद नहीं करते, उनके कोई एम्बिशन, कोई गोल्स बहुत कम होते हैं, और वो काम को लेके बहुत अनविलिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की बात की थी मैक्स ग्रेगर ने. तो इसके बेसिस में हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, जो टेलर थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, एल्टन मायो ने हमें ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट दिए थे, और लिकर्ट से हमें क्या मिला था, मैनेजमेंट सिस्टम. क्योंकि जो लिकर्ट तो उन्होंने डेवलप किया था लिकर्ट स्केल, और इन्होंने चार उसकी बात की थी, रिलेशनशिप की, इन्वॉल्वमेंट की, रोल ऑफ मैनेजर्स की. और ग्रेगर जो थे जिन्होंने हमें क्या दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. सो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि अब इस तरह का क्वेश्चन दोबारा आना शुरू हुआ है 2021 में. सो यू हैव टू नो, और ये कुछ चीजें हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं. अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको 2021 में भी आया था ब्यूरोक्रेटिक के बारे में. तो विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होगा तानाशाही वाला. दैट मीन्स कि इसमें वर्कर्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होगा, सिर्फ आपके अपने रूल्स होंगे जिसको आपको फॉलो करवाना होगा अपने एम्प्लॉयज के साथ. आपका एक स्टैंडर्ड हायरार्की होगी कि जिसमें अंदर सबके रोल्स असाइन होंगे कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, सबको अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है टाइम पे. यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप एम्प्लॉयज को बहुत अप्रिशिएट करेंगे. आप एम्प्लॉयज को, आपने एक रूल्स बना दिए, रूल्स को हर कंडीशन में फॉलो करना है एम्प्लॉयज को. तो ये एक तानाशाही वाला वो कहते हैं हम, जिसको ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको कहते हैं. इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात जो इन्होंने की थी, इनका यही था, इन्होंने दो एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की थी, और ये डेवलप किसने की थी, मैक्स वेबर ने. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप की थी मैक्स वेबर ने. कंटेन टू एसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कि किस तरह से आपका स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की कैसे आपने मेंटेन की हुई है, और आपने कैसे रूल्स डिफाइन किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द रोल. आपने कैसे सबके अपने अपने रूल्स डिफाइन किए हैं ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से गवर्न कर पाए, अच्छे से कर पाए कवर.
मैक्स वेबर 1864-1920 में एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब की थी एक थ्योरी कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर सकते हैं इफेक्टिव वे में, जिसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच भी कहा जाता है और बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने स्लाइड इसमें डाली थी कि जो ब्यूरोक्रेटिक होता है एक तरह से इसे लीगल पावर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंस इस चीज पे देती है। यहाँ पे क्या होता है, आपके वेल डिफाइंड चेन होती है कमांड की, आपने एक रूल दे दिया, उसी को सबको फॉलो करना है। हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आप लोगों को अलग अलग करेंगे कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो गया, गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस होंगे। ज्यादातर ये पोजीशंस के ऊपर और पर्सनालिटीज के ऊपर बेस नहीं होती कि जिसकी जो पोजीशन होगी उसको वो काम करना है। यहाँ जो फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ रेशनैलिटी, ऑब्जेक्टिवली एंड कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स कि आपका जो काम होगा वो बहुत लॉजिकल होगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बहुत क्लियर होंगे और बहुत कंसिस्टेंट होंगे, जिनको आपको फॉलो करना है, जिनको आपको अचीव करना है। Rules and the regulations are well defined and it indicates the duties and the rights of the employees. That means कि आपके as a employee आपके जो rules हैं, जो आपकी responsibilities हैं, वो आपको पूरे करने हैं time period के अंदर, and these rules apply to everyone from to bottom of the organization. That means कि जो organization में सबसे जैसे peon हैं या जो छोटे सर्वेंट्स हैं उनको से लेके और जो मैनेजर्स हैं प्रिंसिपल्स तक हैं, उन तक के साथ ये सब रूल्स फॉलो किए जाएंगे और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी होंगे। और जो सिलेक्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो प्रमोशन होगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें पता होना चाहिए, अब हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसका आंसर। दैट मीन्स के वेल डिफाइंड रूल्स, स्टैब्लिश्ड हायरार्की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होंगे ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जब आप एक तानाशाही वाला एक रूल फॉलो करके काम कराएंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है जो हमारा सेट वन है टाइप ऑफ पावर दी गई है, किस तरह की पावर आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉलो करते हैं, और सेट टू उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो यू हैव टू नो व्हाट इज द कोर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर एंड द एक्सपर्ट पावर। कुछ चीजें इनके नाम से आप पहचान जाएंगे। एक्सपर्ट पावर दैट मींस जहां बात एक्सपर्टीज की जा रही है। रिवॉर्ड पावर जहां रिवॉर्ड्स देने की बात की जा रही है। कोर्सिव पावर जहां चीजों को फोर्सफुली कराया जा रहा है। मैं दिखा देती हूँ, एक बार आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दरअसल क्या होता है, यहाँ कॉर्सिव पावर जो होती है, बहुत फोर्सफुली आप किसी से भी काम करा रहे हैं। एज अ लीडर आप बहुत एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही मतलब अगर एम्प्लॉय ने काम नहीं किया तो आप उसको पनिशमेंट देंगे, तो आप बहुत फोर्सफुली काम करा रहे हैं। कोर्सिव पावर, परसीव्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट परफॉर्मिंग, अगर परफॉर्म अच्छा नहीं किया गया तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। रिवॉर्ड पावर, जहां अगर बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है तो वहां आप उसको रिवॉर्ड देंगे। द परसीव्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड थिंग्स लाइक बाय द मेंबर्स, आप वो चीजें उन्हें देंगे जो मेंबर्स लाइक करते हैं आपके। लेजिटिमेट पावर, लेजिटिमेट पावर दैट मींस कि जो रोल असाइन किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर को, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। एक फॉर्मल टाइप की पावर होती है जो कि डिराइव की जाती है फ्रॉम द पोजीशन यू होल्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेजिटिमेट पावर वो पावर होती है जो आपको पावर देती है डिसीजन लेने की। जिस भी हायरार्की पे आप होंगे आप डिसीजन ले सकते हैं। एक्सपर्ट पावर दैट मींस लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज, अ स्पेसिफिक स्किल ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास होगी। एक्सपर्ट्स प्लेस ऑफ वर्क, जो भी आप जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं आपके पास उसकी एक्सपर्टीज है। दैट मींस एक्सपर्ट पावर इज डिफाइंड एज अ यूज ऑफ द परसेप्शन ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज टू गेट अ सबऑर्डिनेट टू फॉलो एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। जो भी एक्सपर्ट बंदा होगा उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे, फिर उनको फॉलो किया जाएगा। The perception that the administrator has relevant education and experience, जिस भी वर्कप्लेस में जिस भी हायरार्की पे आप हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी आप फिर डिसीजन देंगे वो सब फॉलो करेंगे, उस ऑर्डर को सब मानेंगे। तो अब हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। द परसेप्शन दैट द एडमिनिस्ट्रेटर हैज रिलेवेंट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, दैट मींस एक्सपर्ट पावर। नहीं, ये नहीं होगा। द परसीव्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड थिंग्स लाइक बाय द मेंबर्स, ये होगा हमारा रिवॉर्ड पावर। The perception that decisions taken by the administrator are appropriate in terms of the role assigned, जो role assign किया जाएगा उसके according आपके पास power होगी। And the perceived ability to provide consequences, यह होता है हमारा coercive power। So ये आपका हो जाएगा। I wish कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर साल आता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। हाई टास्क लो रिलेशनशिप किसके साथ, ये चीजें क्या है, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, कि आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे रिलेशनशिप है, आप कितना गोल ओरिएंटेड है। जो हमारे ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप दिए हैं, इन सब लीडरशिप के स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या आपका बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज के साथ एज अ लीडर, वो चीजें इसमें डिफाइन की गई हैं। ये हमारी सिचुएशनल अप्रोच लीडरशिप आती है, जो हमें किसने दी थी, हर्से एंड ब्लैंचार्ड ने आइडेंटिफाई किया था 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, कंसल्टिंग स्टाइल एंड डेलीगेटिंग स्टाइल। सो इसके अंदर क्या था कि कैसा आपका टास्क होगा, कैसा आपका रिलेशनशिप होगा, क्या बिहेवियर आपका एम्प्लॉयज के साथ। सो फर्स्ट आता है हमारा टेलिंग स्टाइल। टेलिंग स्टाइल में क्या होगा, टेलिंग स्टाइल इज सीन एज हाईली डायरेक्टिव एज द लीडर पेज मोर अटेंशन टू द टास्क एंड द लेस इंपॉर्टेंस टू द रिलेशनशिप। इसके अंदर टीचर क्या होगा, हाई लीडर जो होगा, हाई टास्क होगी, लो रिलेशनशिप। दैट मींस उसको अपना हर कंडीशन पे गोल अचीव करना है, वो एम्प्लॉयज के साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बनाकर नहीं रखेगा। उसकी जो इंपॉर्टेंस होगी वो किस चीज के लिए होगी, कि वो अपने टास्क को टाइम पे पूरा कर सके। दैट मीन्स हाई टास्क लो रिलेशनशिप। सेलिंग स्टाइल, अब सेलिंग स्टाइल क्या होगा, सेलिंग स्टाइल एक बेस्ट स्टाइल होता है। द सेलिंग स्टाइल इज आल्सो वेरी डायरेक्टिव बट इन अ मोर परसुएसिव एंड द गाइडिंग मैनर। दैट मींस कि आप अपने टास्क को भी पूरा करना चाहेंगे। दैट मींस यू हैव अ हाई टास्क एंड यू हैव अ हाई रिलेशनशिप ऑल्सो। आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हुए उनको गाइड भी करेंगे, उनको चीजों को मैनेज भी करेंगे, अपने टास्क को भी अचीव करेंगे और अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हुए अपने गोल्स को अचीव भी करेंगे और एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखेंगे। दैट मीन्स इन द सेलिंग स्टाइल यू हैव अ हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, द लीडर्स गिव्स लेस डायरेक्शन एंड देयर इज मोर कोलैबोरेशन। यहाँ पे क्या होगा, आप रिलेशनशिप पे तो बहुत फोकस करेंगे बट टास्क पे आपका बहुत फोकस नहीं होगा। दैट मीन्स लो टास्क, हाई रिलेशनशिप बट द लो टास्क। फिर बात आती है हमारी डेलीगेटिंग स्टाइल में। इन दिस स्टाइल द लीडर जस्ट डेलीगेट्स द टास्क टू द फॉलोअर्स एंड इज केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस। आपने टास्क बता दिया और भाई आप देख लो, काम कर लो, प्रोग्रेस होगी तो मुझे बता देना जैसा भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टू डू विलिंग एंड कॉन्फिडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लो रिलेशनशिप एंड टास्क ओरिएंटेशन इज ऑल्सो शोन बाय द लीडर। लो टास्क लो रिलेशनशिप हमारा, ना तो आपको ज्यादा रिलेशनशिप से प्रॉब्लम वो होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, ना ही आप बहुत ज्यादा टास्क को लेके फोकस्ड होंगे। तो अब हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, जो हमारा हाई टास्क लो रिलेशनशिप आता है वो आता है हमारा टेलिंग स्टाइल में। सेलिंग स्टाइल में हमारा हाई टास्क हाई रिलेशनशिप एंड द डेलीगेटिंग स्टाइल में हमारा होगा लो टास्क लो रिलेशनशिप एंड द हाई रिलेशनशिप एंड द लो टास्क होगा हमारा कंसल्टिंग टाइप पे। सो दिस इज योर आंसर। Last question of this class is, a school principal plan the targets of activities and programs to be undertaken in next 5 years. That means कि आगे 5 सालों में क्या क्या हमें करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें अपने स्कूल में करानी है, प्रिंसिपल प्लान कर रही हैं। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, जब आपके प्रिंसिपल इस चीज को प्लान करिए, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रही हैं आगे 5 years का, तो एक ग्रास रूट प्लानिंग होगी, पर्सपेक्टिव प्लानिंग होगी, सिस्टम्स अप्रोच टू प्लानिंग होगी, या फिर माइक्रो प्लानिंग होगी। हम जानते हैं माइक्रो प्लानिंग जो होती है छोटी प्लानिंग होती है, ग्रास रूट प्लानिंग दैट मीन जहां टीचर्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। बट एक बार हम देख लेते हैं, जो हमारी ग्रास रूट प्लानिंग होती है इसमें इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ दोज हु आर द फाइनल टारगेट्स ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग, जहां आपको बिल्कुल फाइनली टारगेट करना पड़ता है प्लानिंग का। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया, इन द नेक्स्ट 5 years आपको प्लान करना है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट होता है, दैट मींस कि आपने एक ड्राफ्ट बना लिया कि क्या कौन कौन से प्लान्स आपको करने हैं विद इन दिस 5 years, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको कौन कौन से टारगेट्स अपने पूरे करने हैं। लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए जब आप टारगेट्स बना के भी एक ब्लूप्रिंट बना के चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हो, इट इज नॉट जस्ट अ प्लान, रेदर अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड द टारगेट्स। यहाँ सिर्फ प्लान नहीं होता, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने होते हैं, अपने टारगेट्स भी बनाने होते हैं, छोटे छोटे प्लान्स बना के आप अपने बड़े बड़े टारगेट्स को पूरा करते हैं। Perspective planning is also called a short plan and lead to certain long term results. आप जो भी चीज प्लान करते हैं वो एक अच्छे रिजल्ट के लिए प्लान करते हैं, इसे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी बोलते हैं, दोनों चीज हम करते हैं। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है प्लानिंग के लिए। फिर आती है आपके सिस्टम्स अप्रोच। दिस अप्रोच ये क्या प्लान करता है, प्रोड्यूस मोर कंप्लीट एंड अनसीजेबल प्लान्स बाय वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बात की चीज आ गई, नेक्स्ट 5 years की बात इसमें नहीं की जाएगी। माइक्रो प्लानिंग में जब फॉर करंटली किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव द ऑपरेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, आपने प्लान किया एक लोकल लेवल पे,
ये आपका हो गया माइक्रो प्लानिंग। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा पर्सपेक्टिव प्लानिंग, जो आप इन नेक्स्ट 5 years के लिए एक ड्राफ्ट बना रहे हो, एक ब्लूप्रिंट बना के तैयार कर रहे हो, ताकि आपका अपना टास्क पूरा हो सके, आपके कुछ अपने टारगेट्स हैं जो आप अचीव कर पाए विद इन 5 years। सो ये था मेरी आज की क्लास एंड आई विश की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी फ्रूटफुल हो। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अपने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करा पाऊं बिफोर योर एग्जाम्स। सो प्लीज क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।